कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, और इस CH3 ने दिया है तो इस पे कैसे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो एक बार फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो CH3 है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया CH3। पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। अब क्या हुआ है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की साइड चले गए। अब आपके बहुतों के माइंड में एक चीज आ सकती है, सर ये कोई ज्यादा बड़ा तो दिख नहीं रहा, ये भी कार्बन, ये भी बड़ा कार्बन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास ही क्यों नहीं चले जाते, या इस वाले और इस मैं तो इसके साथ गए, ये इधर की साइड ही क्यों नहीं गए। तो दोनों से इधर भी इस साइड जा सकते, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CH3 के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। रिच आदमी भाई साहब, इलेक्ट्रॉन रिच। हाइब्रिडेशन कैसी है, इसे क्या कहते हैं हम, कार्बोएनाइन। और दूसरा क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइब्रिडेशन क्या रहेगी इसकी, sp3। ये है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं एक अच्छे बच्चे की तरह। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या रहेगा, ये क्या है, कार्बोकैटायन कहते हैं उनसे, और इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3। हाइब्रिडेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी, फिलहाल आप इन चीजों को नोट डाउन कर लें कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से, अब ये जरूर नहीं है कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हमेशा कार्बन कार्बन बीच में हो, किसी के बीच में भी हो सकता है, Cl Cl के बीच में भी हो सकता है भाई साहब। Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ऐसे आप कार्बोकैटायन नहीं कह सकते, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जब भी उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम कार्बोएनाइन कहते हैं। Cl के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, और Cl के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन नहीं कह सकते, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे कार्बोएनाइन नहीं कह सकते। अब पता चल गया है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब तो बहुत हो चुका होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक का चक्कर। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव फैक्टर। जब हम एप्लीकेशंस पे आते हैं इंडक्टिव फैक्टर की, ये बात करता है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। ज्यादा चीजों के बारे में न जानते हुए हम इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं इंडक्टिव फैक्टर। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं और एंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो पहले टॉपिक से शुरुआत किस तरह से होगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वीडियो आपने पहले देख ली। जैसे कि कुछ चीजें आपको इंडक्टिव फैक्टर की पहला जो वीडियो है
उससे भी पता चलेंगी। तो उस वीडियो पे भी आप जरा ध्यान दें और उसे किसी भी कीमत पर एक भी पॉइंट उसका ना छोड़ें। ये बात हो रही है कार्बो एनाइन की। तो जब कार्बो एनाइन की जगह हम कार्बो कैटायन ले लेते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। तो याद बता देता हूं मैं आपको कुछ चीजें कि जो नेगेटिव आई इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन की, और जो पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि आज तो हम करके मानेंगे इससे टॉपिक को कंप्लीट। तो बता देता हूं कि किस तरह से होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन की। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई। बेचारा अटका ही ऐसे ग्रुप के साथ है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। मतलब कि NO2 है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये ठहरा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कौन सा रिच है? जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। तो यहां पर एक पॉइंट क्लियर करना है हमें। ये अपनी तरफ क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो माइनस आई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब ये ठहरा गरीब आदमी। भाई इससे अगर इलेक्ट्रॉन लोगे, अब आप आंसर हमें कैसे पता चलेगा गरीब और अमीर का चक्कर? तो याद रखो ये कार्बो कैटायन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बो कैटायन होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अगर उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लग गया, कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन दोनों इंटरमीडिएट भी होते हैं। ये बात नोट कर ली नोटबुक में। कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन दोनों क्या होते हैं? इंटरमीडिएट। जैसे फ्री रेडिकल था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला यानी परेशान करने वाला ग्रुप एक अटैच हो गया है। तो क्या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो मैंने लिखवा रखा है। अगर नेगेटिव आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन को डिक्रीज कर देता है। आप कहेंगे सर करेगा तो इसकी। तो मैं अपनी होशियारी से एक चीज आपको बताऊंगा। मैं कहूंगा देखो ये वाला कार्बो कैटायन NO2 के ज्यादा पास है और ये वाला कार्बो कैटायन क्या है? ज्यादा दूर। तो अब खुद आप सोच लीजिए कौन ज्यादा परेशान होगा। ये वाला ज्यादा परेशान हो जाएगा। ये वाला ज्यादा परेशान क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके ज्यादा पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे। ये दूर है तो इसके इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ किए जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कार्बो कैटायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप तो ये कह देंगे सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। मैं कहूंगा नहीं, ये वाला कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? माइनस आई वाला इफेक्ट जो होगा वो कम होगा कार्बो कैटायन के केस में। तो यहां पर कम काम करेगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर डिस्टेंस कम है, इसलिए ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है यहाँ पे। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। ये कंपाउंड आपको दे रखा है और इसके बारे में पूछा जा रहा है भाई इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बता देता हूं आपको। इसे कह सकते हैं आप सेकेंडरी कार्बो कैटायन। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्सरी कौन सा होता है, बहुत दिनों से पढ़ के आ रहे हैं। यह है टर्सरी कार्बो कैटायन। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो सेकेंडरी कार्बो कैटायन है, जो सेकेंडरी कार्बो कैटायन वो ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी से।
टर्सरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से? बात वही है। ये कौन सा फैक्ट शो करेंगे? sp2 हाइड्रेशन, sp3। बातें क्लियर हो गई होंगी sp2 और sp3 से ही। इसकी हाइड्रेशन sp2 है, इसकी हाइड्रेशन sp3 है। अब आपको पता चल गया हो किसका एस कैरेक्टर ज्यादा है। जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप हैं? 2। इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। और इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप है। तो सीधी बात है, ये इलेक्ट्रॉन डाइऑक्साइड स्पीसीज है ही, जब से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप रहेंगे उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। CF3 CH2 पॉजिटिव, CCl3 CH2 पॉजिटिव, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप में से बहुत कह सकते हैं क्यों सर? तो याद रखना कि इसके साथ CF3 ग्रुप है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। CF3 का माइनस आई इफेक्ट CCl3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेचारे की पहली बार से गरीबी है उसके पास, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन क्या होगा, कम होगा। अब आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। बहुत ही स्पीड में चलेगा प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन की जब हम बात करते हैं तो कार्बोएनाइन की अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्रुप दे रखा है CH3 यहाँ पर क्या H नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या ले लिया आपने CH3 यहाँ पे क्या चार्ज ले लिया आपने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया। ये टर्सरी कार्बोएनाइन, ये कौन सा कार्बोएनाइन है, सेकेंडरी कार्बोएनाइन। ये सेकेंडरी है, ये कौन सा है, टर्सरी कार्बोएनाइन है। सेकेंडरी कार्बोएनाइन टर्सरी से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप कहिए सर क्यों? कार्बोकेटाइन केस में आप उल्टा बता रहे थे, इसके केस में ऐसा क्यों हो गया? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेकेंडरी कार्बोएनाइन है वो इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोएनाइन के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप उसे पसंद नहीं है। यानी कि मेरा कहने मतलब क्या है, जो पॉजिटिव वाला इफेक्ट होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप में से बहुत मुझसे कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं एक चीज बता देता हूं कि जो कार्बोएनाइन है, कार्बोएनाइन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को और इलेक्ट्रॉन देने वाले अगर ग्रुप मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो उसके साथ अगर ऐसा ग्रुप मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये पता चल गया कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले सिर्फ 2 ग्रुप है, इसमें कितने, 3। इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप पसंद नहीं। दूसरा कोई केस ले लेते हैं। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि इसमें NO2 ज्यादा पास में, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और जब NO2 ग्रुप जितना ज्यादा पास में रहेगा वो माइनस आई इफेक्ट जो शो करता है वो स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कार्बोएनाइन की। तो सीधी बात ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा पास में, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये NO2 ग्रुप ज्यादा दूर में, कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी क्या होगी, कम। तो कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो चुकी है। फ्री रेडिकल की भी अब आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सीडेंट होता है। तो पॉइंट वो भी क्लियर हो जाएगा आपकी माइंड में। ये टर्सरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है। रेडिकल मतलब क्या, फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। ये कैसी स्पीसीज है, टर्सरी है, कौन सी, प्राइमरी।
इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप है? यहां पर है रेडिकल, 3 ग्रुप है। तो एक चीज बता देता हूं आपको, पॉजिटिव आई इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इससे इलेक्ट्रॉन देने वाले कितना ग्रुप है? 1। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि टर्सरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल ये ज्यादा स्टेबल होगा और वो क्या होगा? कम स्टेबल। तो पॉइंट आपकी समझ में आ चुके होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उससे ज्यादा और क्या पॉइंट बताने आपको समझ में आ रहा है? अब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। एसिड के बारे में एक कहावत बहुत पुरानी है कि एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये कहावत कही किसने थी? लुईस ने। अब एक बात आप समझिएगा, मैं तो आपके सहारे ही हूं, आपको पता भी चल रहा होगा चीजों के बारे में। देखिएगा जरा, ये 2 ग्रुप दे रखे। मैंने एक चीज आपको बताई थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इसका नेचर एडिटिव होता है। अब जितने ज्यादा ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज्यादा इसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, COH ग्रुप। इस COH ग्रुप के एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे। इसके साथ अगली कार्बन पर कितने फ्लोरीन लग रहे हैं? 1। इसमें कितने लग रहे हैं? 2। तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा? मोर माइनस आई इफेक्ट होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 2 फ्लोरीन लगे हुए, इसमें फ्लोरीन कितना लगा हुआ? 1। इसका क्या होगा? लेस माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों भाई? कोई अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रही, जब जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सीधी सी बात है कम एसिडिक होगा। जिसके पास ज्यादा कम, मतलब कहने का मतलब ये है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। किस वजह से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा? क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जिसके पास जितने कम इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा ही एसिडिक है। इसमें कम इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे कम इलेक्ट्रॉन? देखो और चीज सब सेम है, लेकिन यहां पर 2 फ्लोरीन लगे हुए, ज्यादा माइनस इफेक्ट शो करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। यहां से 1 फ्लोरीन लगा हुआ है, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कम एसिडिक कैरेक्टर। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि जितनी ज्यादा कार्बन बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा कार्बन बढ़ेंगी उतना ही पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसमें मोर पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा क्योंकि इसमें क्या है? मोर कार्बन।
पॉजिटिव आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। लेकिन हमें तो एसिड अगर देखना है तो एसिड ऐसा देखना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। हमें ऐसा ग्रुप देखना है, एसिड देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इसमें 2 है और इसमें क्या है, 1 है। इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसे कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसे बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, पॉजिटिव इफेक्ट ग्रुप है, वो क्या रहेगा, इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसमें और भी ज्यादा है। तो इसका एसिडिक करेक्टर कम होगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप है वो क्या है, इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप है वो क्या है, 3 ग्रुप है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें 2 है कार्बन तो कम देंगे, और इसमें 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, इसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि एसिडिक करेक्टर के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो वो एसिडिक करेक्टर को घटाएगा या डिक्रीज करेगा, और कोई ऐसा ग्रुप लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी है, कुछ और एप्लीकेशंस है तो और भी मैं बता दूंगा आगे। बेसिक करेक्टर में उल्टा हो जाएगा एसिडिक करेक्टर की, क्योंकि बेसिक जो स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। पॉजिटिव जो आई इफेक्ट है वो बेसिक करेक्टर को बढ़ाएगा, नेगेटिव आई इफेक्ट घटाएगा। तो इस बात से आपके इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस है वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसे पढ़िएगा और सोचिएगा कि क्या क्या चीजें अब हमसे छूट गई, क्या हम इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं।